सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सक्खर में क़यामत टूटी है। घोटकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस के टकराने से जो हादसा हुआ, इसमें अब तक दर्जनों अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा हादसा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हादसे की वजह बदनिज़ामी है, नाअहली, गफलत है या फिर कुछ और? इसका पता चलना ज़रूरी है। लेकिन इस हादसे से भी ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ दे है वो हमारे राहबरों का रवैया है, जो हादसे में ज़ख्मी होने वालों के साथ साथ पूरी कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। क्या ये सितम नहीं कि वज़ीर रेल आज़म स्वाति को वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ोन करके जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत करते हैं? आज़म स्वाति की एक वायरल वीडियो भी सितम बाला सितम है, जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो रेलवे को खसारे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन चलाना इनके महकमे का काम नहीं। सोने पे सुहागा फवाद चौधरी के बयान ने किया है, जो अपने हम जमाती वजीर की बजाय इस हादसे का जिम्मेदार साबिका हुक्मरानों को करार दे रहे हैं। कहते हैं साद रफीक के गुनाहों पर आज़म स्वाति इस्तीफा क्यों दें? चले मान लेते हैं कि यह साद रफीक का गुनाह है, फिर आप माजी में होने वाले हादसात पर साद रफीक से इस्तीफा किस मुंह से मांगते रहे हैं? इस हादसे की तहकीकात और इसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया गया है, लेकिन माजी के तजर्बे को देखते हुए खदशा यही है कि इस पर भी ताखीर की मिट्टी डाल दी जाएगी। अगर ज्यादा शोर मचा तो दर्जा चहारम के चंद मुलाजमीन के गले में जिम्मेदारी का फंदा डालकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा। अब तक की रिवायत यही है, जिसमें पीटीआई की तब्दीली आने के बाद भी तब्दीली नहीं देखी गई। इन हादसात की रोकथाम की एक उम्मीद ML1 मंसूबा है, जिसका जिक्र खबरों में तो है, कागजों और जमीन पर क्या इसका कोई वजूद है भी या नहीं, ये मुअम्मा अभी नहीं खुला, क्योंकि अभी हुकूमत को सियासी बखेरों से फुर्सत नहीं। और फिर तीसरे बजट की बला भी इसके सर पर मंडला रही है। हुकूमत का दावा है कि बजट तारीखी होगा, जो तब्दीली का पेश खैमा बनेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये बातें कितनी दुरुस्त हैं, इसका पता 11 जून को बजट के बाद ही चलेगा कि खुशखबरियां मिलती हैं या फिर हस्बे रिवायत अवाम पर बिजलियां ही गिरती हैं। तवक्कुआत क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। हमारे साथ आज स्पेशल मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब सनतकार हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक़ है, और फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ हैं, जो कि मशहूर माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फ़रूख सलीम साहब, जिस तरह हमने तो ये हादसे का भी जिक्र किया, आगे हमने तफसील से इस पर बात करनी है। यही कहा जाता है जी पैसे ही नहीं है हम रेलवे पर, PIA, इन खसारों से हम कैसे निकलेंगे, तो फिर आवाम पर खर्च करेंगे। अभी तक जो कुछ वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जनाब 900 अरब रुपए का हम डेवलपमेंट बजट लेकर आ रहे हैं, हम अब नए टैक्सेस नहीं लगा रहे, तो और आपको क्या लग रहा है, कैसी तैयारी है हुकूमत की बजट के बारे में? उसामा साहब, जो भी बजट आता है पाकिस्तान में, उसका एक सियासी पहलू होता है, सियासी रुख होता है, और दूसरा उसका एक माशी पहलू है जिसमें तखमीने पेश किए जाते हैं कि टैक्स कितना इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा किया गया टैक्स जो है वो कहाँ खर्चा जाएगा। कई सालों से हम देख रहे हैं, एक दो बातों का आपने भी जिक्र किया। एक नारा जो कांस्टेंट हमें सुनाई देता है बजट से पहले कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और दूसरे जुमले में कहा जाता है कि जो टैक्स की आमदन है, जो रेवेन्यू है, वो 1000 अरब या 1500 अरब बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप नए टैक्सेस भी नहीं लगाएंगे और आपके जो टैक्स की आमदन है वो भी 1000 अरब या 1500 अरब बढ़ जाएगी? ये सिर्फ इस दफ़ा सुनने में नहीं आ रहा, ये पिछले 10, 15, 20 साल में मुझे तो मुसलसल ये एक नारा सुनाई देता है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। फिर कहा जाता है, जब भी बजट आता है कि अवाम दोस्त होगा, गरीब दोस्त होगा। इस वक्त ये सुनाया दिया जा रहा है कि ग्रोथ बजट होगा, कि इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलेगा और इकोनॉमी में ग्रोथ आने वाली है। अब ये तो सियासी पहलू हैं, एक उम्मीद भी दिला के रखनी है, लेकिन जो माशी अदाद शुमार बजट के हवाले से सामने आएंगे, वो मैं समझता हूँ कि फरवरी 16 को जो वजारत ख़जाना ने मुआहदा किया था IMF के साथ, बाय एंड लार्ज
उनमें कुछ कमी पेशी करके तकरीबन फिगर्स वहीं पे सामने आएंगी। और उस मुआहदे में जो 3 बड़े वादे किए गए थे, उसमें सबसे बड़ा वादा था कि 1200 अरब का इजाफी टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। दूसरा बड़ा वादा या दूसरा बड़ा पिलर जो उस मुआहदे का था वो था कि 900 अरब रुपए के इजाफी फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे बिजली के बिलों में मद में, यानी कि 5 से 6 रुपए जो है फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाया जाएगा। और तीसरा बड़ा पिलर उसका ये था कि 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी को कहते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 25 से 30 रुपए फी लीटर का एक इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये 3 बड़े वादे थे। शायद इसमें IMF के साथ जो हम बातचीत करें कुछ लचक नजर आ जाए, लेकिन वजीर खजाना साहब ने जो रीनिगोशिएशन की बात की थी वो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हो पाएगी। अच्छा, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आप क्या देख रहे हैं अब तक के ऐलानात को? कहा जा रहा है जी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम आएंगे, सहूलतें देंगे। मैं देख रहा था कि कुछ इंपोर्ट्स पर, यानी जिनसे हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें या जिनसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दे सकें, उन पर कहा जा रहा है कुछ ड्यूटीज़ भी कम की जाएंगी, टैक्सेस कम किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सामा साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपसे वो थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आज हादसा हुआ है, हादसे का देखें यहाँ तक वास्ता है, ये जो भी गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट पे डालती है। हालांकि ये वज़ीर इत्तलात जो हैं ये उस वक्त वज़ीर रेलवे ही रहे हैं, इनके ज़माने में भी हादसे हुए हैं, उससे पहले भी हादसे हुए हैं, अब भी हादसे हुए। हादसे ये अब तक नहीं रोक सके, सिर्फ अखबारी हद तक खबरें होती हैं, आवाम मरे या जिए हुकूमतों को कोई इसका दुख नहीं होता, सिर्फ वक्ती तौर पर अखबार की सतह पर कुछ दिनों के लिए कर देते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ये जो वज़ीर आज़म है ये एक कौम के लिए दर्द रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी टीम में चंद वज़रा या चंद साथी ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, और अक्सरियत वही लोग हैं जो पिछले गुज़श्ता 70 साल से इनके साथ चल रहे हैं, वही चेहरे बदल कर नया पंडोरा बक्स लेकर पहुँच जाते हैं। अब दरअसल बात यह बजट आ गया। बजट के सिलसिले में हमने इन्हें ख़ुद भी मामनत की, FPCCI ने, वज़ीर आज़म ने हमें बुलाया, बाकायदा हमारे प्रेसिडेंट भी गए, मैं भी गया, हमारी और काबीना भी गई, तो हमने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा रज़ाक दाऊद साहब को भी साथ में बैठाया और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा FPCCI की तजावीज़ात जो हैं उनको बीच में रखा जाए और उनसे भी मशावरत करके और उनके मशवरों से अमल दरामद की कोशिश की जाए, जिसके सिलसिला में काफ़ी सारे हमारे सेशन हुए। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले, हमें उन्हें भी बताया। उसके बाद सर हम चेयरमैन सेनेट ने एक पूरा फंक्शन रखा, उनके में भी गए। उसके बाद फिर रज़ाक दाऊद साहब से भी काफ़ी मीटिंग हुई, हमाद अज़हर साहब से भी हुई, खुसरो मुख्तार साहब से भी हुई, और उसके बाद जनाब हमारे सेनेटर तला साहब जो हैं फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ 4-5 सेनेटर 2 रोज़ पहले हमारे FPCCI तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी वहाँ हमारे गुजारिशात सुनी, जिसमें कामल अली आगा साहब भी थे, कादर खान साहब भी थे, साबका वज़रा भी थे, उसमें वक़ास शेख साहब भी, और भी एक्सपर्ट लोग थे। अब सर बात यह है कि वैसे तो हुकूमत ने हमें हर जगह पर, हर महाज पर हमारी बातों में उसने वज़न समझा है, और इसमें हमने एक बहुत मुफीद, हमने तो ऐसे किया है कि जो रिलेटेड एसोसिएशन थी उनको साथ रखा है, दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 10-10, 12-12 एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान से बुला के हमने इनके साथ मीटिंग कराई है कि जनाब ये जो काम करते हैं ये गलत है, इस तरह करें, जिस पे हम देखें। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो रज़ाक दाऊद साहब है, मैं समझता हूँ एक सीनियर बंदे हैं, और उन्होंने हमारी बातों में बहुत बातें समझी हैं और वाकई सही है। देखिए आप मिसाल के तौर पर देखिए, अब टायर है, टायर की पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, आज तक ट्रक का टायर पाकिस्तान में बना ही नहीं, किसी को नहीं पता ये टायर कहाँ से आता है, स्मगल होके आता है। हमने इन्हें बताया जो चीज़ें स्मगलिंग होके आ रही हैं उनको यहाँ पे 0 रेटिंग पे करें, और इसी तरीके से देखें और यहाँ जो है एक्सपोर्ट वाली चीज़ें बने। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपको तरफ दोबारा आऊँगा। फ़र्क सलीम साहब ये बताइए, आपको लग रहा है कि ये एक्सपोर्ट कहा जाता है जी, हमने एक्सपोर्ट अगर ना बढ़ाई तो हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना हम कर्जे उतार सकते हैं, ना हम कमाई कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 14% कहा गया कि ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में। आप समझते हैं कि ये इत्मीनान बख्श है, ये ट्रेंड जारी रहेगा? देखिए, जो कर्जाजात की वापसी के हवाले से बातें सामने आई हैं, हमने ऑलरेडी 11 महीनों में कोई 3000 अरब जो है वो सूद की मद में पेमेंट की है।
इसी तरह फ्यूचर में तकरीबन 30 अरब डॉलर का अगले माली साल में हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ अपने खसारे पूरे करने के लिए, अपने जो गैप्स हैं उनको पूरा करने की। अब जो वाहिद तरीका है इन सारे प्रॉब्लम से निकलने का, वो बिल्कुल ठीक निशानदही की है हुकूमत ने, वो ग्रोथ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हमें ग्रो करना होगा 6, 7, 8% पे, फिर हमारे प्रॉब्लम जो है वो कुछ अपनी डायमेंशन में कम होंगे। अगर हमने कर्जाजात वापस करने हैं, सर्कुलर डेट का इतना बड़ा बोझ सामने आया हुआ है। साथ ही साथ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, वो कहा जाता है कि बिज़नेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। तो वो गैर यकीनी की फ़ज़ा को दूर करना है और ग्रोथ जो है उसको तेज़ी से बढ़ाना है। अब ग्रोथ बढ़ाने का जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया है, जो इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखा है, तो वो पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ 3 ही तरीके हैं। या तो हुकूमत खुद से सरमायाकारी करे, जिसको हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, या ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जो अंदरूनी सरमायाकार हैं वो अपनी सरमायाकारी बड़ी तेज़ी से बढ़ा दें, और या फिर बैरूनी सरमायाकार, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आके बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करें। ये 3 तरीके हैं उसामा साहब ग्रोथ को बढ़ाने के, कोई चौथा तरीका नहीं है। अब क्या हुकूमत ऐसी पॉलिसी सामने लाएगी जो पिछले 33 महीनों में नहीं ला पाई, जिससे जो अंदरूनी सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी बढ़ा देंगे? ये ज़रूर बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुकूमत का सरमायाकारी का प्रोग्राम है वो 900 अरब पे ले जाएंगे। तकरीबन 100-150 अरब पिछले सालों के मुकाबले में उसमें जो मुख्तस की गई अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जो मुख्तस की गई थी अमाउंट, उसका भी पूरी अमाउंट जो है वो नहीं खर्च हो पाई, यानी कि हुकूमत ने वहाँ से पैसे निकाल के कहीं और खर्च कर दिए हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब यही आपने बड़ी बुनियादी जो निशानदेही कर दी इसी चीज़ की कि अगर 100-150 अरब बढ़ा भी दिया है तो क्या वो जिस तरह पीछे खर्च नहीं हुआ उन पब्लिक सेक्टर की स्कीमों में, क्या वो खर्च हो जाएगा? आप दूसरा आपने 3 चीज़ों की निशानदेही की बड़ी ज़बरदस्त, यही मैंने सवाल करना था, आपने खुद ही वो बता दिया कि या तो डायरेक्ट DFI डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या जो सरमायाकार अंदरूनी है उनको आप वो अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि उनको बिजली सस्ती दें, गैस उनको सस्ती दें, और ताकि उनकी प्रोडक्शन पे कास्ट कम आए, तो फिर ही वो कम्पिटिटिव प्राइस पे जाके इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए पेश कर सकते हैं, और उनको जो रायते हैं जो भी चीज़ें हैं। और दूसरा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो हालात, वो इन्वायरमेंट जो है आपको वो देनी होगी। और तीसरी जो आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर के हवाले से, तो क्या डॉक्टर साहब आप चूँकि हुकूमत में भी इतफाक़ से हमारे मुआशियात भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, मैं मौजूद तो होता था आपसे मामलत सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी लेते रहे हैं, हुकूमत में भी आप रहे हैं, 33 महीनों में जो हुकूमत के अमली इक़दामात है वो भी सामने हैं। क्या अभी लग रहा है कि किसी सेक्टर में हुकूमत आगे जाती नज़र आ रही है? जिस तरह जो अब मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, आपको क्या लग रहा है कैसे आगे जा रही है हुकूमत? किन किन के जो ग्रे एरियाज हैं, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, ये कोई दुकान या कोई खोखा नहीं है जहाँ पे हर 5-6 महीने 7 महीने के बाद आप वहाँ पे एक नया मैनेजर बिठा देंगे और फिर ये तवक्कुर करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी सिमत में चल निकलेंगी। देखिए, एक वो कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि अगर आपने मुल्क की बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहला फेज़ जो होता है उसमें टीम की तश्कील दी जाती है। एक टीम बनाई जाती है कि ये हमारा गोल है, ये हमारा हदफ है, ये टीम जो है वो मनसूबाबंदी करेगी। फिर कई महीने लगते हैं वो मनसूबाबंदी करती है और फिर कई महीने मजीद लगते हैं उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होते और फिर जाके कहीं नतीजा सामने आता है। अब यहाँ पे 33 महीने गुजर गए हैं, 50% से ज़्यादा का टाइम जो इलेक्टेड जो मैंडेटेड टाइम है PTI का वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे हमने देखा कि अब चौथा वज़ीर ख़जाना आया है, 5 दफ़ा सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो बदले जा चुके हैं, 4 या 5 दफ़ा SCCP के चेयरमैन बदले जा चुके हैं, 4 या 5 दफ़ा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदले जा चुके हैं। तो 33 महीने गुजरने के बाद अभी ये फेज़ 1 है, अभी टीम की तश्कील दी जा रही है और अब हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि नए वज़ीर ख़जाना साहब एक अच्छी सी टीम बना लें, लेकिन कई महीने लगेंगे उस टीम को मनसूबाबंदी करने के लिए। फिर कई महीने डॉक्टर साहब एक चीज
एक चीज, ग्रोथ रेट जो था कुछ महीने पहले 1.5 था, फिर एकदम उस 3.9 पे चला गया। प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है वो 4.8 है। अपोजिशन जो है वो इन फिगर्स को मान नहीं रही। वो कह रहे हैं कि किस तरह से कोविड में एकदम ग्रोथ रेट जंप कर गया। आपका क्या ख्याल है, किस तरह से ये जंप किया 3.9 तक? देखिए, इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो अपनी पसंदीदा माशी इशारे सामने ला रही है और अवाम को कायल करने की कोशिश कर रही है कि हालात बहुत ही बुरे हैं और मज़ीद बुरे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपने पसंदीदा माशी इशारे सामने ला रही है और अवाम को कायल करने की कोशिश कर रही है कि शायद दूध और शहद की नहरें बह गई हैं या अनकरीब बहने वाली। जो आम पाकिस्तानी है, आप सीरियसली समझें, उनका जीडीपी ग्रोथ फिगर से, उनका रेमिटेंसेस से, उनका करंट अकाउंट सरप्लस से, ये जो भारी भारी हम इस्तेलाहें इस्तेमाल करते हैं मईशत की, आम पाकिस्तानी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आम पाकिस्तानी का सवाल ये है कि 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा मुझे मिल रहा था, आज वो 70-75 रुपए पे है। क्या हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आटे की कीमत नीचे आ जाए? जब आटे के मुतालिक सवाल पूछा जाता है तो हुकूमती नुमाइंदे जवाब देते हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई। इसी तरह चीनी के बारे में जब सवाल पूछा जाता है कि 3 साल पहले 55 रुपए का किलो मिल रही थी चीनी, आज वो 100 रुपए से तजावुज़ कर गई है। क्या हुकूमती पॉलिसीज चीनी की कीमतों को नीचे ले आएंगे? तो हुकूमती नुमाइंदों का जवाब उसका आता है कि जी हमने करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बेहतरीन कर दिया है। तो सीरियसली पिछले 3 सालों में तकरीबन जो शराय गुर्बत है उसमें 2 करोड़ पाकिस्तानियों का इजाफा हुआ है जो शराय गुर्बत से गिर गए। यानी कि पहले 7 करोड़ पाकिस्तानी थे तकरीबन 2018 में, आज 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर गए। और उनका सवाल यही है कि आटे की क्या कीमत है, चीनी का क्या हाल है और हमारे बिजली के बिलों का क्या हाल होगा, मुस्तकबिल में उनका क्या हाल होगा। तो सवाल मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, अगर ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुआ है, अगर गवर्नमेंट जिस तरह से क्लेम कर रही है कि इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, तो ये अवाम तक कैसे ट्रिकल डाउन होगी, उसके डिविडेंड्स अवाम तक कैसे पहुंचेंगे? वहां पर तो महंगाई का एक अजाब खड़ा हुआ है, चीज़ें तो सस्ती नहीं हो रही। तो ये कब तक ये चीज़ें ट्रांसलेट होकर अवाम तक पहुंचेंगी, ये जो इकोनॉमी में बेहतरी की है? जी, बात यह है कि जहाँ तक तो है ना कि अवाम पाकिस्तान की गुर्बत की दर्जे से ऊपर कैसे आएंगे, उसके लिए देखें हालात ऐसे हैं कि हुकूमत ने जितने भी शोबों में कोशिश की है उनमें तकरीबन ये 30% कामयाब हुए हैं, बाकी कामयाबी कोई नहीं। देखें 22 करोड़ की आबादी है और इस 22 करोड़ की आबादी में 29 लाख तकरीबन लोग जो हैं वो टैक्स नेटवर्क में सेल इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में तकरीबन 9 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अब बात यह है कि जब भी कोई बात होती है तो हुकूमत को हमने मशवरा यही दिया है, शौकत तरीन साहब से भी यही बात हुई, हमने कहा देखे ताजर छोटा है चाहे बड़ा है, वो इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप ताजर को, आपका प्राइम मिनिस्टर भी यही कहता है, उन्होंने भी, प्रेसिडेंट भी हमें यही कहा। देखिए बात यह है, जिस वक्त आप ताजर को चोर 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 कहना बंद करेंगे और हकीकत की तरफ जाएंगे तो फिर ये मईशत तरक्की करेगी। मसला इस बात का है कि छोटा ताजर बेचारा वो कोविड की वजह से 2 साल से बहुत ही नीचे चला गया, इंडस्ट्री में भी बुरा हाल हो गया। अब इन्होंने थोड़ा सा हालात में तब्दीली की। एक तब्दीली इन्होंने ये की कि इन्होंने ये किया कि जो आप बात फरमा रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जी सेल्फ असेसमेंट लेकर आएंगे, 4 से 5% सिर्फ उनका ऑडिट होगा टैक्स में और तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, जो फिर नहीं देगा उसके बाद तो उसको जेल भेजा जाएगा। सर हमने हमने ये कहा है कि इन्होंने 5 साल में रखा हुआ है टैक्स का इसका ऑडिट। देखिए 4 साल के बाद ये 4 साल के बाद देखिए ये 5 साल में 2 दफ़ा ऑडिट हो जाता है। बल्कि हालात यहाँ पे इतने बदतर हैं कि ये इनकम टैक्स के जो इनके अफसरान हैं वो हर बंदे के ऑडिट के बहाने उसे बुला लेते हैं। एक बंदे की देखिए अब साल की बिल्कुल सही रिटर्न नहीं से नहीं 5 करोड़ की है और उसको 50 करोड़ का ये जो करप्शन है ये बहुत ज्यादा एफबीआई में। जी सर मैं गुजारिश कर उसे 50 करोड़ का नोटिस दे देते हैं
और वो 50 करोड़ का नोटिस जब 3 अदालतों में भुगत चुका है, ट्रिब्यूनल तक चला जाता है, तो बाद में पता लगता है नहीं वो दुकानदार, वो ताजर सही था, उसके 5 करोड़ से फिर वो बेचारा जो है एडवांस भी जमा करा के मुकदमा लड़ता है। लेकिन जो ठीक। अच्छा, एक और शुरू में टैक्स लगाया होता है सर, उसको कोई नहीं पूछता। हम कहते हैं उसको भी FIA के ये जो बिरसा साहब आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये वैलिड क्वेश्चन है कि जो अगर गलत किसी को नोटिस देता है उस अफसर को इबरत का निशान बनाया जाए। एक और मामला को अगर देता है और बाद में वो झूठा साबित होता है वो नोटिस, तो जो ताजर का नुकसान हो चुका है, उसकी जो रिप्यूट खराब होती है, उस अफसर के ऊपर भी एक्शन हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा जो अभी उसामा साहब ने कहा कि जो अभी शौकत तरीन साहब ने जो फार्मूला दिया है सेल्फ असेसमेंट का और 4% जो है, इसमें तो ये बहुत एक आपके लिए गिफ्ट है हुकूमत की जानिब से। अल्लाह करे कि ये हो जाए। अच्छा फरूख सलीम साहब, एक और मामला है जिस पर आपकी राय जरूरी है। ये विफाक और सिंध में फिर लड़ाई नजर आ रही है। वज़ीर आला कहते हैं कि जनाब हमें तो कोई फंड्स ही नहीं दिए जाते, बजट में जितने फंड्स हमें मिलने चाहिए वो दिए नहीं जाते, लूटा जाता है। और ये जनाब ये तो पता नहीं इमरान खान किसके वज़ीर आज़म, मतलब सिंध और कराची के तो नहीं है, ये किसी और जगह कहीं है। अब दूसरी तरफ असद उमर साहब कह रहे हैं जी पैसा सिंध के अवाम पर खर्च करना है, हुकूमत सिंध पर नहीं। ये झगड़ा क्यों और कैसे खत्म हो? देखिए उसामा साहब, मामला 18वीं तरमीम पे चला जाता है और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप देखिए कि सारा का सारा डिफेंस का जो बोझ है वो विफाक पे है। जितना भी सूद की मद में रकम वापस की जाती हैं वो भी विफाक के ऊपर है। लेकिन वो जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत सूबों को इतना सारा पैसा बांट दिया जाता है कि विफाक के पास ना तो दिफा के लिए पैसा बचता है और ना कर्जा जात उतारने के लिए इनफ पैसा बचता है। विफाक के पास जो पैसा बचता है, जैसे जो 11 महीने के आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, उसमें से तकरीबन 3000 अरब तो हमने सूद की मद में दे दिया। बाकी कोई 1000 बचा है। जैसे आपको पता है हुकूमत ने कहा कि 4170 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ है, उससे ना तो डिफेंस पूरा हो सकता है। अब मामला ये है कि जो डिफेंस का बजट है वो सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी नहीं है, जो दिफा है वो पूरे मुल्क का किया जा रहा है। इसी तरह जो 3000 अरब 11 महीने में सूद की मद में बांट दिया गया है वो सिर्फ इस्लामाबाद की और विफाक की जिम्मेदारी नहीं बनती, वो सूद उन कर्जा जात पे वापस किया जा रहा है जिन कर्जा जात का इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में हुआ था। तो एक तो ये जो डिवीजन है NFC के तहत, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सूबों की फेवर में जा रहा है और इससे विफाक का जो कारोबार है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब, आपका आपने वक्त दिया। और जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब सनतकार हैं, आप दोनों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम जो ये हादसा हुआ है रेलवे का और इतनी कीमती जानें गई हैं इस पर भी बात करेंगे। और पंजाब में फिर तब्दीली की बात हो रही है ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आज एक और अफसोसनाक हादसा हुआ घोटकी में, सिंध के ज़िला है। और इन इलाक़ों में हम देखें जहाँ भी ट्रैक है रेलवे का, कई हादसात हमने देखे हैं पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में। ये उन बड़े हादसात में से एक है। 30 अफराद कम से कम इसमें जाँ बाक हो गए, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए हैं। ट्रेन की 10 से ज़ायद बोगियाँ पटरी से उतरीं और ये फिर टकराव भी हुआ है 2 ट्रेनों का आपस में। अब इसमें जो अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि खस्ता हाल है। कई बरस हो गए, दिहाइयाँ गुजर गई, रेलवे के ट्रैक्स इतने पुराने अंग्रेज़ दौर के हैं, कहीं फाटक नहीं होते और वहाँ पर हादसा हो जाते हैं, आए दिन क्या सुनते हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा अफसोस इसलिए हो रहा है कि अब अगर फवाद चौधरी साहब से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारा सादफी का कसूर है, यानी माजी में नून लीग के दौर में जो वज़ीर रेलवे रहे, और आज़म स्वाति साहब जो मौजूदा वज़ीर रेलवे हैं और इससे पहले थे शेख रशीद साहब, तो उनका तो कसूर ही नहीं है। अब वज़ीर आज़म ने भी अफसोस का इजहार किया है। इंक्वायरी कहा जा रहा है जी 24 घंटे में मुकम्मल होगी, पहले भी इंक्वायरियाँ होती रही हैं लेकिन कभी हादसा नहीं रुके। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लगता है कि इस हादसे के बाद भी अगले हादसे का इंतज़ार किया जाएगा। बहुत दुख की बात है। बाबर डोगर साहब, ये कब तक ये होता रहेगा? कोई हमारे पास पैसा नहीं है, एक इंसान की जान इतनी कीमती है। अगर आप देख लें, मतलब रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ ये है,
दीन हमारा ये बताता है कि एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया, और एक किसी को नाहक अगर मार दिया तो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, किसी भी इंसान को। तो ये हादसात से ज़्यादा कत्ल नहीं है कि एक पता है, आप किसी को दिखा लें, किसी भी माहिर को दिखा लें कि क्या ये ट्रैक्स ऐसे हैं कि इन पर इस तरह से ट्रेनें चलाई जा सकें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आकर कहेगा कि ऐसे हैं। ये तो बस ऐसे है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बस जनाब ये किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा। उसामा साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि 2021 में पाकिस्तान में अभी भी ट्रेनों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि 2018 से लेकर 2021 ये 3 सालों में पाकिस्तान में दुनिया के 6 बड़े ट्रेन के इंसिडेंट्स हुए हैं। 6 बड़े ट्रेन के इंसिडेंट हो चुके हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में ट्रेन जो है 200 किलोमीटर और उससे ऊपर चली गई, 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक चली गई सारी दुनिया में। ये आपके साथ चाइना है जहाँ पर 200 से ऊपर चल रही है। इंडिया में इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा यूरोप है। आपको दुनिया में मुझे कहीं दिखा दे कि ये पिछले 3 सालों में 6 बड़े इंसिडेंट हो गए हों। ट्रेनें जो है वो उनका हाल ये कि 65 से 70 किलोमीटर पे तो आपकी ट्रेन दुनिया की सुस्त तरीन ट्रेन है, 65 से 70 किलोमीटर की ट्रेन चल रही है और वो भी एक्सीडेंट हो रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 एक्सीडेंट हो गए आपके 3 सालों में। और फिर बड़ी बेशर्मी से ये कह दिया कि जी पिछली गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, पिछली हुकूमतें इसकी जिम्मेदार है। तो आपने क्या किया 3 सालों में? क्या अपनी परफॉर्मेंस बता दें कि हमने ये क्या किया। ML1 ML2 की बात की जा रही है, वो पता नहीं कब शुरू होगा कब शुरू नहीं होगा। मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता उस वक्त तक लोग मरते रहे। लोग फिर आप ट्रेन बंद कर दें कि जी जब तक ML1-2 शुरू नहीं होता उस वक्त तक हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई पैसा नहीं लगाना, तो उस वक्त तक हम ट्रेनें बंद कर रहे हैं, हम फिलहाल कुछ नहीं चलाएंगे। समझ साहब, ट्रैक खराब है, गवर्नमेंट ने इन ट्रैकों को पे पैसा लगाना बंद कर दिया कि जी हम ML1 और ML2 आ रहा तो हम उस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई अगर इस पे नहीं लगाना तो फिर इनको बंद कर दें, उतनी देर आवाम की जान तो महफूज है। दुनिया में सबसे सिक्योर जो सफ़र है ना, सबसे सिक्योर सफ़र, सबसे महफूज सफ़र वो ट्रेन का समझा जाता है। और पाकिस्तान में ये सबसे ख़तरनाक खेल है, सबसे ख़तरनाक है ये ट्रेन का सफ़र कि किसी को पता ही नहीं है कि वो बेचारा अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा। इसमें सरीहन रेलवे डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की गलती है। ट्रैक जो था वो सारा ख़राब हुआ था और बार बार लिखा भी गया, लेटर्स भी मौजूद हैं कि जनाब ट्रैक ख़राब है, यहाँ पर फास्ट ट्रैक की जो भी ट्रेन गुजरेगी, फास्ट ट्रैक क्या है 70-80 किलोमीटर पे जो भी ट्रेन गुजरेगी वो यहाँ से उसकी बोगियाँ उतर जाएंगी। और वही हो गया। अब जो मिनिस्टर साहब हैं उनको इंक्वायरी करने भेज दिए गए। अभी 2 महीने पहले मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनको सारा ब्रीफ भी किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, बजाय कि इस मिनिस्टर को अकाउंटेबल किया जाता है, इसको घर भेजा जाता है, उसको इंक्वायरी के लिए वहाँ पर भेज दिया। मैं तो हैरान हूँ कि खासा इस तरह तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मगर आप, और फिर आज मैं नेशनल असम्बली में देख रहा था, इतनी बेहिसी है सामा साहब, मुल्क में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, सारी कौम जो है वो सोग में बैठी हुई है, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने आराम से पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया है, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को। आज देखें ना, आज असेंबली में क्या हो रहा है, आज असेंबली में जो हंगामा हो रही है, मैं असेंबली की ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बजाय कि कोई सीरियस डिबेट हो, इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए, ना गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है ना अपोजिशन इसको सीरियसली ले रही है। आम आदमी की ज़िंदगी की तो कीमत ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसको उसके नज़दीक इसकी वैल्यू अहमियत ही कोई नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है ये अमीरों के लिए, ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, गरीब आदमी का इस पार्लियामेंट से कोई लेना देना। अब डिबेट क्या हो रही है पार्लियामेंट? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी वजीर और ये कागजी जो अहदेदार हैं एहसन इकबाल साहब को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के खिलाफ आपस में कह रहे हैं वो सियासत चमका रहे हैं। मामला देखे 30 जो कीमती जानने हैं वो 40 साहब तो जारी बात है वो उस वक्त फौरी तौर पर, उसके बाद तो बढ़ती जा रही है और 50 लोग जख्मी और शदीद जख्मी है। ट्रेन का जारी बात है हादसा है, तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जब फौरी तौर पर और ज्यादा अल्लाह करे कि और मजीद ना इसमें कैजुअलिटीज हो। लेकिन बात यह है कि जारी बात है जिस तरीके से एक अलमनाक एक हादसा हो, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये इंतहाई संजीदा मामला है, काबिल तशवीश है, और दूसरी तरफ जब उन्होंने एहसन इकबाल साहब को मुखातब किया कि ये जो वजीर हैं और ये कागजी अहदेदार हैं ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, और उस तरह पे जनाब वहाँ पे नून लीग और JUIF जो है वो बाइकाट कर रही है पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। यहाँ पे ये तमाशा असेंबली के अंदर मुराद साहिब जो है वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे शोर गोगा हो रहा है। जो कायम मकाम स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब वो आवाज़ कानों में
बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मछली मंडी का वहां पे मंजर। और आज़म स्वाति साहब आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है, मुझे ये और उन्होंने कहा जाए सब पहुंचे। क्या नोटिस लेने से वो 40 कीमती जानें वापस आ जाएगी? क्या आ जाएंगी? क्या ये आज का मामला है? और जानों को किस्सा आज क्या मुझे बताएं। 1800 किलोमीटर का ट्रैक ML1, और जिस तरह डोगर साहब ने बताया दुनिया में तो 300 छोड़ के अब तो आपको पता है बुलेट ट्रेन आ गई है। ML1 जो है पेशावर से कराची तक ये नया ट्रैक दूर होया। एक तो नया ट्रैक हम बचाते हैं क्योंकि वहां पे कर्जा आना है, वहां पे मुल्क के ऊपर कर्जा आएगा, हमारी नस्लें बंद ही जाएंगी। हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसामा साहब मसला मुझे इस बात पे समझ नहीं आती सर, उसको 1800 पर ज्यादा खर्चा आ जाए, वो इतना बुरा हाल है, नहीं आएगा, आबादियों में से गुजर रहा है, इसमें किकबैक नहीं मिलेगा। वो चाइना से सीपैक का हिस्सा है, उसको आने दे। वो नहीं हो रहा ना भाई, जो आपने पुराना अग्गा चौड़ और पीछा दौड़ और अग्गा चौड़ मामला भी नहीं हो रहा ना अभी तक। सिर्फ ये बात ही हो रही है, वो कर्जा तकरीबन कह रहे हैं 6 से 9 अरब डॉलर का है, वो किस तरह आना है, किस तरह वापस करना है, खांचे उसमें नहीं बढ़ रहा, वो मामला आगे खांचे लगने हैं, उसमें अरबों डॉलर आएगा, पूरी कौम एक बन जाएगी। अभी 3000 अरब के वापसी कर्जों की बात कर रहे हैं। मुझे उसामा साहब ये बताएं, हम भी मिनिस्टर के ऊपर बैठ जाते हैं, शेख रशीद को पकड़ लें, साद रफीक को पकड़ ले, स्वाति को पकड़ ले, वो जो GM रेलवे है, जो चेयरमैन रेलवे है, जो सेक्रेटरी है, जो वहां पे वो कांटे वाले, क्या करें आप देख लें हमारे पास क्या है। अगर मसला ये है तो वजीर क्या करेगा? वजीर क्या कर लेगा? वजीर क्या करेगा? मेरे पास फंड नहीं है। GM रेलवे की अकाउंटेबिलिटी मैंने करनी है, आपने करनी है, वजीर करे ना, उसकी किसने करनी? वजीर कर ले। मुझे एक बात बताएं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब बार बार सखर जो है, सखर के जो रेलवे की इंतजामिया है वो बार बार लिखती रही है, पटरियां जो है ये फास्ट ट्रैक के लिए नहीं, मुझे बताएं ट्रेन जो है अच्छा उसने लिखा है, जो अभी आपने बात की है, अगर वो लिखते रहे हैं तो जो बंदे जिम्मेदार है उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। सर वो पैसा ही नहीं है ना, पैसा नहीं है तो नौकरी छोड़ दे, पेंशन आपने, फिर ट्रेन बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे। आप इंसानी जानों से क्यों खेल रहे हैं? मतलब ये मजाक है। ये क्यों कि जी पैसा आपने लिख के आपने पूरा कर दिया। जब आप जाली बिल डालते हैं, जब आप 2 नंबरियां करते हैं, जब आप तेल गंदा डालते हैं, रेलवे पहली खसारे में है, तनख्वाहों के पैसे पूरे आपने कभी ये घर देखे कर देना, आप इंसानी जान से ज्यादा रेलवे के बाबूस के क्या बात होगी कि लाखों लोगों का रोजगार है। रेलवे के बाबूस के बंगले कभी आपने देखे हैं? कितने कितने एकड़ पे मोहित होते हैं, प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। आपने मुलाजमों की तादाद देखी है? कहां आगे जो पीछे उनके फिरते हैं? आपको कभी पर्सन प्रिविलेज का पता है इनका? तो मामला ये है कि जिनकी वजह से आप खाते हैं, अब माल बर्दारी जो है 4% सिर्फ है। क्यों? रेल जो है ना, हमारी जो माल गाड़ी है वो क्यों कम कर दी गई है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है। माल बर्दारी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है रेलवे को, लेकिन उसको नहीं चलने दिया जाता। सर प्राइवेटाइजेशन देखिए, मुझे बताएं, पहले नवाज शरीफ बड़ी कोशिश की, आधा रेलवे तो ये गाल गए। आपको पता है जब वहां पट्टी होती थी, आधा रेलवे तो वो खा गए, कोई प्रूव नहीं हो सका, इंजन बेच दिया, वो जी कर दिया, आप जुमा मार देना है ना, क्या पिती और क्या। वही मियां शरीफ साहब जब थे, जब नवाज शरीफ साहब के वालिद ने यहाँ पे कारखाना लगाया हुआ था, तो आप तो फिर फवाद चौधरी की बात को सेकंड कर रहे हैं। वो कह रहे जी रेलवे बड़ा अच्छा था, फिर नवाज शरीफ आ गए, तो इन्होंने आधा रेलवे तो बेच के खा गए, ये भट्टियों में गाल दिया इन्होंने। तो सर आपकी FIA आपका नया नवाज शरीफ बना था, सर इस हद तक चले जाते हैं पाकिस्तान की टीम में आने के लिए नवाज शरीफ कुल्ली बन गए। आपको पता नहीं क्या इस चीज का? पाकिस्तान रेलवे में नवाज शरीफ कुल्ली भर्ती हुआ था, आपको शायद पता नहीं। पुलिस में फिर आगे आने के लिए, पुलिस में नहीं, वो उनको क्रिकेट खेलने का शौक था, तो रेलवे के जरिए यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के लिए उन्होंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की, कुल्ली बना दिया उनको। यानी ये तो ऐसे वारदात। फिर रेलवे का जितना लोहा था क्या वहां पे गिला दिया। मुझे बता दें, बाबर साहब तो बिल्कुल बर्दाश्त है, वो कहते हैं रेलवे बंद ही कर दे। आप मुझे बताएं आपने और इसको कितना खाना है यार मुल्क को? खुदा का से पैसे लेते हैं अभी बजट में, जो अभी आप बजट में देख लीजिए कितने पैसे इंडिया में आप देखें। अच्छा सर, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जी अब हमजा शहबाज साहब ने ये ठान ली है, ये उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि कोई तब्दीली पंजाब में लानी है। अब नंबर गेम्स के पीछे चल पड़े हैं, जो कि नवाज शरीफ और मरीम को बात पसंद नहीं आएगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
हमजा शहबाज आखिरकार एक्टिव हो गए हैं, हत्ता कि उन्होंने हम ख्याल ग्रुप, जी हाँ हम ख्याल ग्रुप यानी जहांगीर तरीन ग्रुप से भी बात करने का कहा है कि वो सिर्फ बजट में गैर हाजिर हो जाएं। अपने अहम लोगों को उन्होंने टास्क दे दिया है, अपने लोगों को, ये माइनस मियाँ नवाज शरीफ और मरीम साहिबा जो उनके लोग हैं हमजा शहबाज के, उनको टास्क दिया है कि ज़रा एक्टिव होकर देखो कितने हमारे पास नंबर गेम है। और बुज़दार आपको सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई ख़तरा हो सकता है शहबाज शरीफ साहब और हमजा अगर इस चीज़ पर तैयार हो गए हैं तो। बाबर डोगर साहब, ये तो वो मरियम तो कहती है नहीं, नवाज शरीफ कहते हैं नहीं, इसका मतलब है कि अब फैसले शहबाज शरीफ ले रहे हैं। आपने तो कहा था कि वो खड़े हो गए हैं, तो उसके बगैर तो हमजा ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि वो कहें जी देखो नंबर गेम कितनी है, निकालो इसको बुज़दार को। अब देखें, एक तरफ मरियम जो है और नवाज शरीफ जो है और मौलाना फजलुर रहमान, वो इसके बिल्कुल हक में नहीं है कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई जाए। उनका ख्याल है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपने मूव लेके आनी है तो ऊपर लेके आए, नीचे ना लेके आए। अब दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि मेजॉरिटी जो है वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हुई है और उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब हम पहले असेसमेंट करें कि हमारा नंबर गेम कितना है, कितना नंबर गेम रिक्वायर्ड है, पीटीआई से हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी, काफ लीग से क्या सपोर्ट मिलेगी, ये पार्टी इस हवाले से क्या कर रही है। तो ये उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसमें राना इकबाल है, राना मशहूद है, मंशा भट्ट हैं, ये सारे जो लोग हैं, इनसे कहा कि जी आप सबसे मिलें और हमें पहले तो नंबर गेम बताएं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने कॉन्फिडेंट मूव लेके आनी है तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। उसामा साहब, उस्मान बुज़दार के हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप पहले नाराज़ है और बाकी पीटीआई के अंदर भी रिजेंटमेंट है, तो मुझे नहीं पता कि उसका अब ये कि उसमें क्या ये करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो उसमें एक पीटीआई को जो सबसे बड़ा खदशा है कि अगर कोई बंदा उस दिन गैर हाजिर होता है या उसको सपोर्ट करता है नो कॉन्फिडेंस को, क्योंकि मैं इसमें अपोजिशन ने जो नो कॉन्फिडेंस लेके आता है उसने अपनी नंबर गेम पूरी करनी है। बिल्कुल ठीक, अगर इस्माइल बुज़दार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो उसने एतमाद का वोट नहीं लेना, इन्होंने अपनी नंबर गेम पूरी करनी है। तो इनके साथ जब तक काफ लीग आके नहीं बैठेगी ना, उस वक्त तक इनके पास नंबर गेम थोड़ा सा मुझे हम ख्याल ग्रुप का समझा दें। अगर वो वोट डाल देते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ मतलब हाइपोथेटिकली, तो फिर उसके बाद उनको मुस्ताफी होना होगा या वो कर ही नहीं सकते, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकता या जाकर आइन में जो डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है उसमें यह है कि पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए दो इश्यूज पर, एक अगर सीएम के खिलाफ अदम इत्मीनाद आती है या सीएम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है या प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है, तो अगर आप उसके खिलाफ वोट डालते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर आप फाइनेंस बिल के खिलाफ वोट डालते हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो इनको पंजाब असम्बली में 386 का हरफ जो है फिगर जो है वो लेके आना पड़ेगा, 388 का 188 का तो कुल हो जाएंगे 188 का लाना पड़ेगा। अब उसमें इनको 10 वोट काफ लीग के लाजमी चाहिए, 10 वोटों का ही फर्क है। तो काफ लीग चूंकि अलग जमात है वो कभी भी इधर से उधर हो सकती है, और फिर पार्टी के वोट के बाद इनको काफ लीग के 10 वोट चाहिए। अच्छा। और अगर वो नहीं तो पीटीआई के बंदे चाहिए, वो आके इनके साथ बैठ जाएं, लेकिन पीटीआई के बंदे अगर आके बैठते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वोट डालने से पहले ही। नहीं वोट डाल देंगे, वो डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे, उस्मान बुज़दार डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो उसके खिलाफ चली जाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, तो अब इतना बड़ा चांस कौन लेता है इनके लिए कि वो इनके लिए अपनी सीट की कुर्बानी दे दे। बातचीत तो उन्होंने कह दी, हम ख्याल ग्रुप से की जाए। अच्छा बेसिकली खरल साहब, एक जुमला जो शेख रशीद साहब ने, आप जब भी नून लीग और जेएफ की बात होती है आप कहते हैं आपस में जूतियों में दाल बट रही है, यही जुमला शेख रशीद साहब ने रिपीट कर दिया। कहीं आपके प्रोग्राम का सुन लिया उन्होंने, तो उसके बाद कहा जूतियों में दाल बट रही है। अच्छा, इनका तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब हुकूमत को गोली देने में कामयाब हो, जिसका इमरान खान को बड़ा रंज है। दूसरा वो क्रेडिट ले लें, मैंने जो कहा था वो भी क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का मेरी वजारत ने नाम ईसीएल में डाला और 15 रोज़ की उनकी जो मुद्दत थी अपील की वो भी गुजर गई। अब और कह रहे हैं कि इतनी नकम्मी और नखट्टू और जिस तरह जूतियों में दाल बाट रही आज तक हमने अपोजिशन नहीं देखी। अब जो हमजा शहबाज और जो ये बात हो रही है मलिक नदीम कामरान, राना मशहूद और मंशा भट्ट और जो राना इकबाल है, ये सारों को जनाब क्या कर रहे हैं जी, वो डिटर्मिन कर कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो पास है, हमारी क्या औकात है, क्या बसात है, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम हुकूमत बना सकते हैं, हम अदम इत्मीनाद ला सकते हैं। जी डोगर साहब ने बात की। अब उसके लिए सीधी सी बात है, पहली बात तो ये नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब तो चाहता ही नहीं। पीपल पार्टी कई दफ़ा ऑफर कर चुकी है, बिस्मिल्लाह करें। अब हमजा शहबाज को जब ये सूरत हाल नजर आएगी, पीपल पार्टी तो कहती कि हम 10 वोट देने के लिए
तैयार हूं, आप आए आगाज करें। काफ लीग ओपनली ये कह चुकी है और कई दफा कहा है कि हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है, हम जो पीटीआई के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, हम ख्याल ग्रुप आप पीपल्स पार्टी के अगर लोग चले भी जाएं, नून लीग सारी इकट्ठी रहे भी, जो कि नून लीग के बहुत सारे लोग जो है उस्मान बुज़दार साहब के इस हुकूमत के पीटीआई के बेनिफिशरी छुप के मुलाकातें करते हैं, कुछ सामने आके कुछ छुप के, और अपने काम भी निकाल रहे हैं, मनसूबे भी लगवा रहे हैं। इस साल तो खास तौर पर उनकी पांचों घी में और सर कढ़ाई में है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत ज्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन खास तौर पर साउथ पंजाब वाले नून लीग वाले हैं, कुछ सेंट्रल पंजाब 20 तक होंगे, 20-30 तो वो है ना जो ओपनली 5-7 तो ओपनली लाने बगावत कर देते हैं। आपको पता मिलती है जाके। अच्छा, वो उनके आप अपना ही हाउसिंग ऑर्डर नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले अगर आ भी जाएं तो अभी जो सूरत हाल हुई है पीपल पार्टी और नून लीग के आपस में एक दूसरे के क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप आगे बात नहीं बननी। आखिरी बात जो उन्होंने कहा कि हम ख्याल जो लोग हैं ना जहांगीर तरीन वाले, उनको हम कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप गैर हाजिर हो जाएं बजट से। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उसी को शेख रशीद साहब ने एंडोर्स किया है। उनका जहांगीर तरीन का हम ख्याल जो ग्रुप है ना, वो पूरे का पूरा जो है वो पंजाब में भी 14 जून को, और वहां पे भी बजट में वोट देगा। फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर शहजाद अकबर ने करवाई है, ये अगर इस तरह से मामला चले तो फिर हम सोच सकते हैं हम ना आए तो हाउस नहीं चल सकता। ये तनख्वाह पे काम करेंगे, जो मर्जी से फैसले महफूज करते रहे, जैसे नवाज शरीफ डर के फैसला महफूज कर लिए। जब उनको पता है कि भाई मेरे कंट्रोल में भतीजा नहीं आ रहा, तो फैसला महफूज करने के अलावा उनके पास इसका मकसद क्या है? मकसद कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही मकसद है जैसे पीटीआई की जानब से एक शोशा छोड़ना सिंध में गवर्नर राज। अब इसी तरह नून लीग का ये ख्वाब कि वो अपनी हुकूमत पंजाब में बना लेंगे या आत्महत्या ला के बिजार को गिला रहेंगे। आखिरी जुमला बाबर साहब, ये फिर हमजा शहबाज क्यों कह रहे हैं? सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए? देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि एक तो उन्होंने जो मरियम की जो पॉलिसी, नवाज की पॉलिसी है कि हमने पंजाब में तब्दीली नहीं लानी, तो मेनली तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की है। मुझे नजदीक उसके खिलाफ बगावत की। वो जो ट्विटर ट्रेंड है ना, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा तो उनका बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा। अब ये शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आए, उसके लिए उन्होंने एक ऐलान बगावत की है। जहाँ तक बात दूसरी है, देखिए जब तक काफ लीग नहीं हिलती उस वक्त तक गवर्नमेंट पंजाब में तब्दीली, वो तो फिर तीन वालों के लिए बड़ा मुश्किल है ग्रुप के लिए, क्योंकि अगर वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जाते हैं तो वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको नहीं छोड़ सकते या नवाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ नहीं चल सकते। ज्यादा अजीज उनको अपनी वो उसके लिए जमात के लिए होंगे डिस्क्वालीफाई, जिनका भगौड़ा बाहर बैठा है इश्तिहारी, वो उसके लिए होंगे डिस्क्वालीफाई। वो पागल है सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पता नहीं इमरान के लॉयल हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान ने पहला सवाल किया था अपनी सीट के तो इमरान खान का पहला सवाल था कि जहांगीर तरीन के लिए आए आप मेरे साथ है या जहांगीर तरीन के साथ? जैसे नवाज शरीफ साहब बड़े रिलैक्स हैं, वो वहां पर पोलो मैच देख रहे हैं, उनके मेरे ख्याल है पोते उसमें शरीक हैं, पोते या नवाज से तो उनको साथ बैठे भी हुए हैं। रिलैक्स है क्योंकि उनको कौन से प्लेट रहे ऊपर नीचे हुए थे, सब ड्रामा था वो सियासी तौर पर जो पाकिस्तान में चल रहा है कि वो बेचारा मैच भी ना देखे। नहीं, मैच जरूर देखे, लेकिन मेरा एक बंदा वहां पर है, सांस तो लेने कुछ तो करेगा, आपके साथ सांस भी ना ले, हर टाइम वो एक वेंटिलेटर पे लेटा रहे, फिर आप पूछ रहे हैं सर वो इलाज भी करवाएं। मैं तो कहता हूं कि वो जिस मकसद के लिए गए वो भी साथ-साथ यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं, नून लीग जो रिपोर्ट्स पेश करी आप वो पढ़ लें, आप खुद लेकर आए हैं, आपने दिखाई, उनमें लिखा हुआ है कि उनकी जान को खतरा है मुसलसल, किसी भी वक्त उनको ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हैं उन्हें, ऐसे 3 ऑपरेशन के बारे में कौन देख लेंगे और बगैर ऑपरेशन के मसला हल हो गया, और मुस्तरीन बगैर ऑपरेशन के मसला हल हो गया, तो आपको क्या था उनको पाकिस्तान में वो बताना चाहिए ऐसा कोई हकीम मेडिकल इसी में ऐसा कोई हकीम यहां पर 3 ऑपरेशन होने बगैर इलाज के वो बेहतर हो गया, तो अब 1.5 साल से ऑपरेशन ही नहीं हो रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जेल कर दी सर्टिफाइड झूठे नो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।